वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की है, जो कि 7th क्लास है। अगर आपने बाकी 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख ले, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं पर डे 2 क्वेश्चन कम्युनिटी में डालता हूँ। आप उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर करें ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी शॉर्ट टाइम रह गया है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और तैयारी में लगे रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाख्ता पक्षी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डव बर्ड। ये याद रखना है, इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डव बर्ड। यह पक्षी केकट्स के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। ये याद रखना है, जो फाख्ता पक्षी होते हैं ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, केकट्स के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है डव बर्ड। ये लगभग कबूतर जैसा दिखता है और ये केकट्स या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। जो पक्षियों की चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते, ये आपको याद रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। पक्षियों का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि पक्षियों का जो हृदय होता है कितने कोष्ठ का होता है, 4 कोष्ठ का। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये याद रखना, आपको जितने भी पक्षियों के नाम दिए हैं ये याद रखना है। एमू, पेंगुइन, रिया एवं शतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी है, यानी कि ये पक्षी उड़ नहीं सकते। इनके नाम याद रखना आपको, ये रट लेने हैं चारों पांचों नाम। शतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन रिया हो गई, सॉरी पेंगुइन रिया और एमू, ये पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। मैं इनकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनको सही से समझ सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिया रही, ये ऑस्ट्रिच रहा, ये कीवी पक्षी है फ्रेंड्स। ठीक है, पेंगुइन रहा, ईमू रहा फ्रेंड्स। ठीक है, ये वो सारे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 तरीके से बन सकता है। जो ओणम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। और किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना अगस्त से सितंबर के महीने में। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स ओणम त्यौहार, अगस्त से सितंबर के महीने में, और केरल में मनाया जाता है। और ये 10 दिवसीय होता है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कितने दिन का होता है, ये 10 दिन का होता है। सीटेट में पूछ सकते हैं कि ओणम त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है और ये फसल उत्सव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको याद रखना है। बिहू त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। जो बिहू त्यौहार है ये असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम, यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कब लागू हुआ था फ्रेंड्स। ये पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम ये कब लागू हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसमें 26 धाराएं हैं और ये कब लागू हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। देखिए इसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट 1972 को अधिनियमित किया गया था, यानी कि ये 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था, 1972 में। सन याद रखनी है, ये एज इट इज पूछ लिए जाएंगे फ्रेंड्स। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। फ्रेंड्स, ये नाम याद रखने हैं आपको। चील है, बाज है और गिद्ध है। ये पक्षी जो है हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं, यानी ये हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके नाम याद रखने हैं। कौन कौन से पक्षी हैं, चील है, बाज है और गिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अप्पिको आंदोलन, आंदोलन का नाम है फ्रेंड्स अप्पिको। ठीक है, ये याद रखना है। अप्पिको आंदोलन जो है 1983 में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है पांडुरंग हेगड़े ने किया था।
यह चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि अप्पिको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, आपको बताना 1983 में। इसका नेतृत्व जो किया था वो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? पांडुरंग हेगड़े ने, ठीक है। और ये चिपको आंदोलन की तरह ही था, यानी कि जब पेड़ों को काटा जाता था तो लोग उसके मतलब पेड़ों की सपोर्ट में आ जाते थे, उसको पेड़ को चारों तरफ से घेर लेते थे। और इसकी शुरुआत जो है कर्नाटक में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। पूछ लिया जाएगा जो अप्पिको आंदोलन है ये कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना है कर्नाटक में। इसकी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। नर्मदा आंदोलन 1989 में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे थे। आपको याद रखना है जो नर्मदा आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था, 1989 में। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था बाबा आमटे तथा मेघा पाटकर। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चन है जो सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो मेरी एक वर्ड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सभी याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी आपको याद रखना है, एक भी वर्ड स्किप नहीं करना है। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। आपको याद रखना है जो नर्मदा आंदोलन हुआ था 1989 में वो क्यों हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है, नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ पिक्चर आपको, ये देखिए इसकी पिक्चर, ये देखिए नर्मदा आंदोलन, ठीक है फ्रेंड्स। ये नर्मदा आंदोलन ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये नर्मदा आंदोलन के विरोध में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है, आपको याद रखना है जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, ये कौन से राज्य में है, ये असम राज्य में है। क्योंकि सीटेट में एज इट इज पूछ लिया जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको याद रखना असम में। और यह पार्क क्यों फेमस है, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए तथा हाथी के लिए मशहूर है। आपको याद रखना है जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है एक सींग वाले गेंडे तथा हाथी के लिए मशहूर है। ये देखिए फ्रेंड्स, गेंडे की तस्वीर मैंने ली है, इसको देख लीजिए, ये गेंडा फ्रेंड्स, देखिए इसका एक सींग है फ्रेंड्स, ये देखिए इसका एक सींग है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कान है, ये कान है इसके, और ये सींग है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल राज्य में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। आपको याद रखना है जो केरल राज्य है उसमें नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। में चावल की खेती की जाती है, केले के फूलों की सब्जी केरल में ही खाई जाती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो केरल में है जो चावल की खेती भी की जाती है और केलों के फूलों की सब्जी भी केरल में ही खाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना है 2-3 पॉइंट, केरल में नारियल पाए जाते हैं, चावल की खेती की जाती है और फूलों की सब्जी भी केरल में ही खाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बंद गोभी तथा मटर, यह हमारे देश में यूरोप से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी फ्रेंड्स, ये बंद गोभी तथा मटर यह हमारे देश में यूरोप से लाई गई है, यानी कि ये यूरोप की देन है बंद गोभी और मटर यह है हमारे देश की नहीं है, ये यूरोप से आई थी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकन को दबाना भूल गए, यानी सब्सक्राइब करते वक्त ऑल का बटन प्रेस करना होता है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको मेरी सभी पोस्ट टाइम टू टाइम मिलती रहें। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरिया पक्षी आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाते हैं, जैसे छत, आईने के पीछे या अलमारी के पीछे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये गोरिया पक्षी है फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पे ये गोरिया पक्षी है और ये इसका घोंसला है फ्रेंड्स, ये घोंसला है और ये गोरिया पक्षी है फ्रेंड्स। ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, छत पे, ठीक है फ्रेंड्स, छत, आईने के पीछे या अलमारी के पीछे, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। आपको सभी पक्षियों के घोंसले याद रखना है कि कौन सा पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है। तो कबूतर कहाँ बनाता है, मकान या खंडरों में, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैं कई बार करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। उल्लू रात को जागने वाला पक्षी है, ठीक है फ्रेंड्स, उल्लू रात को जागता है, ये याद रखना है क्योंकि सीटेट में पूछा गया है कई बार ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में जागता है और अपनी गर्दन 360 तक घुमा लेता है, यानी लगभग अपनी गर्दन पूरी पीछे कर लेता है। तो आपको याद रखना है वो पक्षी जो है उल्लू है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने उल्लू की पिक्चर दिखाई है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे देखिए ये उल्लू है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये उल्लू है फ्रेंड्स, ठीक है। ये अपनी गर्दन है जो 360 पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी झुंड में रहते हैं। आपको याद रखना है हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है।
फ्रेंड्स ये याद रखना है, जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितनी पत्तियां खा लेता है? 100 से ज़्यादा पत्ते, यानी 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोता है। आपको याद रखना है जो हाथी है कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। और बुजुर्ग हथनी जो है झुंड की नेता होती है। आपको याद रखना है जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं। आपको याद रखना है जो 10 से 12 हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं तथा 14 से 15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। फ्रेंड्स ये 14 से 15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं इस झुंड को छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो 200 किलो होता है। आपको ये याद रखना है जो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलो होता है या इससे ज़्यादा होता है। हाथी को केले पसंद होते हैं। फ्रेंड्स हाथी को क्या पसंद होता है? केले पसंद होते हैं। फ्रेंड्स एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, जो हाथी एक ऐसा जानवर है जिसको पसीना नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी, मेंढक, छिपकली। ये याद रखना है, पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। फ्रेंड्स ये जो जानवर है, जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी हो गए, मेंढक हो गए, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गए, इनके कान होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? उनके छेद जैसे कान होते हैं, क्योंकि उनके मात्र ऐसे पॉइंट सा छेद होता है। फ्रेंड्स ये पॉइंट टाइप का छेद होता है जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, पक्षियों के, मेंढक के, छिपकली के, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। आपको याद रखना है जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। फ्रेंड्स ये सीटेट में लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन कि पक्षियां जो होते हैं अपनी गर्दन क्यों नहीं घुमा पाते। तो आपको याद रखना पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन घुमाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम का कीड़ा अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये याद रखना है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से, याद रखना है, गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी शॉर्ट टाइम रह गया है, इसलिए वो पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिहाज से नेसेसरी है। अननेसेसरी क्वेश्चन ना पढ़ें। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये पुल मैं दिखा दूंगा, अभी इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, यानी असम में बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते, एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से अपने पुल को पार कर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये असम में बना बांसों का पुल है। फ्रेंड्स इसमें स्कूल में जाने के लिए इस तरीके से जाते हैं। फ्रेंड्स लद्दाख राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रोली यानी पुल्ली का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जो ट्रोली है उसको पुल्ली भी कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना है जो लद्दाख राज्य है उसमें लोग नदी को पार करने हेतु ट्रोली का इस्तेमाल करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए स्कूली स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाने के लिए इस ट्रोली का उपयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, नदी को पार करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी चीज़ आवश्यक होती है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये पॉइंट्स याद रखने हैं फ्रेंड्स। और पत्तियों में हरा रंग जो होता है, यानी पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये याद रखने लाए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट के अलावा आप कंपटीशन का जब एग्जाम दोगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाने को भूसे से अलग करने के लिए, भूसा जो है दानों के अंदर आपने देखा होगा, गेहूं के दाने, जौ के दाने, उस पर जो परत बनी होती है उसको दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है निष्पावन। ठीक है, ये इंग्लिश में भी याद रख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चित्र देख सकते हैं किस तरीके से अलग किया जा रहा है फ्रेंड्स दाने को। ठीक है फ्रेंड्स, दाने को भूसे से किस तरीके से अलग किया जा रहा है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। व्यंजन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? भोजन को। ठीक है,
हांगकांग में सांप का भोजन खाया जाता है जिसे हम लिंग हुफेन कहते हैं। हुफेन है फ्रेंड्स, याद रख लेना, हुफन भी कहते हैं ना हुफेन भी कहते हैं, दोनों ही नाम है, हुफेन और हुफन, ठीक है, हुफेन, ठीक है, ये दोनों ही नाम से आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो ये याद रखें किस देश में खाया जाता है फ्रेंड्स, हांगकांग में। जो सांप का मांस है वो हांगकांग में खाया जाता है, इसे लिंग हुफेन कहते हैं, ये याद रखना है, क्या कहते हैं, लिंग हुफेन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम के मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, आपको याद रखना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, असम, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, सीटेट में पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है। और ये पॉइंट्स याद रखना है, असम के मकान जो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। घर के अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं, जो घर का जो अंदर का होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुड़कू झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा, आपको याद रखना है जो कुड़कू है ये किस राज्य की भाषा है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। जो कुड़कू है ये झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो कुड़कू है ये किस राज्य की भाषा है, तो आपको याद रखना झारखंड। एल्युमिनियम की खान भारत के उड़ीसा राज्य में, फ्रेंड्स ये याद रखना है, जो एल्युमिनियम की खान है ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स, ये एज इट इज पूछ ले जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम की खान है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि, फ्रेंड्स ब्रेल लिपि से संबंधित ज़्यादा जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में दी हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लें, और मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये याद रखना आपको, जो ब्रेल लिपि होती है वो मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, आपको याद रखना है ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है NCF 2005। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। NCF 2005 के अनुसार EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी कि इस लाइन में ये कहना चाहता है जो हमारी EVS है यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, ये पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी ये इन सबसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारी EVS है यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ है वो पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से मिलकर बनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।